A very good morning to all the students. Myself Shivani Tiwari from St. Xavier's High School, Sidhwa Parvadalganj. Today we are going to start chapter number 4 of class 8 history, that is rural life and society. Students, in the previous video we have discussed that how many systems of revenue was introduced by the British. So there were 3: permanent settlement, जमींदारी सिस्टम भी जिसको कहा जाता था, दूसरा था रोटवारी सिस्टम एंड तीसरा था महलवारी सिस्टम. तो जमींदारी सिस्टम बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया, रोटवारी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और महलवारी सिस्टम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जिसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. इसमें अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए. जैसे परमानेंट सेटलमेंट में सारा जो कंट्रोल था वो जमींदार्स को दे दिया गया रेवेन्यू कलेक्शन का. रोटवारी सिस्टम में रेवेन्यू जो है डायरेक्ट पीजेंट्स यानी फार्मर्स से ही लिया जाता था, और ये एक चीज़ था कि वहाँ पे क्रॉप्स जो भी प्रोड्यूस होती थी उनका 1/3 लिया जाता था. परमानेंट सेटलमेंट पे सिर्फ कैश लिया जाता था, सिर्फ मनी लिया जाता एज अ रेवेन्यू. उसके बाद थर्ड जो है वो महलवारी सिस्टम. वहाँ पे भी क्या था, रेवेन्यू कैश में लिया जाता था, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर्स नहीं, एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को, जिसको कि महल कहते थे, उनसे कलेक्टेड रेवेन्यू जो है वो लिया जाता था. उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को मजबूर किया कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी ऐसे क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए जिससे कि वो मनी जो है वो जनरेट कर सकें. तो उसमें पहला था ओपियम. ओपियम किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेपेवर सोमनीफेरम. ये पेपेवर सोमनीफेरम से एक्सट्रैक्ट किया गया ओपियम चाइना से जो टी आती थी उसके एक्सचेंज में उसको दिया जाने लगा, और सही तरीके से नहीं जबकि गलत तरीके से, क्योंकि ये ओपियम वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो स्मगल करते थे, इलीगल तरीके से बेचते थे. तो इससे क्या हुआ कि जो सिल्वर देने की वजह से जो भी इनकम में कमी आती थी वो ओपियम के स्मगलिंग से वो लोग बैलेंस कर लेते थे, और इससे होने वाले जितना भी इनकम था वो डायरेक्टली लंदन ट्रांसफर हो जाता था. नेक्स्ट क्रॉप वी विल डिस्कस, दैट इज इंडिगो. Indigo, a blue dye extracted from a tropical plant used to color textiles, was in demand in Britain. European indigo planters forced Indian peasants to cultivate the plant on their lands and deliver it to the factory at a fixed price. तो यहाँ पे क्या होता था, इंडिगो एक ब्लू डाई है जो कि एक ट्रॉपिकल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, जिसका यूज़ कहाँ पे होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी जहाँ पे कपड़े बनते हैं तो कपड़ों को कलर करने के लिए इंडिगो के फ्लावर का यूज़ किया जाता था. और ब्रिटेन में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि 19th सेंचुरी के पहले और 18th सेंचुरी के मिड में ही ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, इसीलिए वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आया. तो जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स थे, क्योंकि यूरोप के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसकी क्वांटिटी में नहीं ग्रो करता था, इसीलिए वो लोग इंडियन पीजेंट्स को, इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो अपनी ज़मीनों के ऊपर इसको उगाएं, और फिर बाद में जो इंडिगो है उसका प्राइस भी फिक्स कर दिया जाता था, और ये किसको पहुंच जाता था, यूरोपियन कल्टिवेटर्स को. The condition of the cultivator worsened so much that they often refused to work on plantations. तो इंडिगो के जो भी प्लांटर्स थे, इंडियन प्लांटर्स, उनकी कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया इंडिगो को ग्रो करने की वजह से, क्योंकि वो लोग काम करने से ही मना कर देते थे इंडिगो के प्लांटेशन पर. द प्लांटर्स रिस्पॉन्डेड बाय बर्निंग देयर राइप क्रॉप्स एंड हाउसेज एंड कैप्चरिंग द कल्टिवेटर्स एंड देयर कैटल. तो जो भी ओनर्स होते थे प्लांटेशन के, जब फार्मर्स वहाँ पे आके काम करने से मना कर देते थे तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता था कि अगर उनकी जो उनकी पकी हुई फसल है उसको वो आग लगा देते थे, उनके घरों को जला देते थे, और जो भी ये किसान थे, जो लेबर थे, उनको पकड़ के उनके घरों को जला देना और उनको बंधक बना लेना, उनके जानवरों समेत, यानी जो घर में गाय या जो भी चीज़ वो पालते थे उसके साथ उनको भी होस्टेज बना लेते थे. The local administrative officials and police also supported the British planters against the cultivators. तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था तो पुलिस भी, अगर वो इंडियन थे भी तो भी वो वर्क तो उन्हीं के अकॉर्डिंग करते थे.
तो पुलिस भी ऐसे ब्रिटिश प्लांटर्स को बिल्कुल सपोर्ट करती थी कि उनके अगेंस्ट पता चला कोई केस ही नहीं लिखा गया। The government enforced the rights of the planters by passing an act in 1830 under which the cultivators who broke indigo contracts were liable to prosecution। सरकार भी पूरा साथ दे रही थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक जो भी इंडिगो प्लांटर्स थे, यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स जो कि इंडिया में थे, उनको क्या करती थी कि उनको उनके हक में एक एक्ट पास कर दिया गया कि अगर कोई भी कल्टीवेटर जो कि इंडिगो ग्रो करने से मना करेगा उसको सजाए मौत की जो सजा है वो मिलेगी। ठीक है, एक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया ये। द एक्ट थ्रू रिपील्ड इन 1835 कंटिन्यू टू बी फोर्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो लोगों ने इस एक्ट का विरोध किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1835 में इस एक्ट को हटा लिया गया। लेकिन वास्तविकता में ये होता था कि जो भी किसान अगर इंडिगो ग्रो करने से मना कर देता था तो उसको ये लोग मार देते थे। The suffering of the cultivators evoked general sympathy among all classes of Indians, but there was no organized protest for nearly half a century। तो इससे जो किसान की जो व्यथा थी उससे लोगों के अंदर उनके लिए एक दया भावना तो जग रही थी, और हर क्लासेस ऑफ इंडियंस में। ऐसा नहीं है कि जो कल्टीवेटर्स थे सिर्फ वही उनसे सिंपैथाइज करते थे, एवरी क्लास ऑफ इंडियंस उनसे सिंपैथाइज कर रहे थे, लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, कोई भी विरोध नहीं कर रहा था। और ये कम से कम आधी सदी तक, यानी कि एक सेंचुरी 100 ईयर्स का होता है, तो 50 साल तक ये सफरिंग जो है वो बर्दाश्त करते रहे। An organized movement against the operation of the planters was headed by Vishnu Charan Vishwas and Digambar Vishwas from the village of Chaugacha in the district of Nadia। तो सबसे पहले दो भाई थे, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये चावगाचा नादिया में ये रहते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले एक विरोध जो है वो ऑर्गेनाइज्ड एक विरोध इन प्लांटर्स के अगेंस्ट चलाया। One by one more villages joined them, and in course of 2 years the vow of no cultivation of indigo was taken by many cultivators in all districts। तो धीरे धीरे एक ने स्टार्ट किया मूवमेंट, जो में आसपास के जो गांव के किसान थे वो भी जुड़ते गए, और एक कसम खाई गई 2 सालों में धीरे धीरे करके कि अब से कोई भी कल्टीवेटर जो है वो इंडिगो ग्रो नहीं कराएगा, और ये कई जिलों में ये घोषणा करवा दी गई। नेक्स्ट इज शुगर। In the 1830s, the indigo planters suffered because of a fall in prices and sales. They then began to invest in the production of sugar for the London market, where import duties had been reduced and demand was rising। तो 1830s में क्या हुआ, इंडिगो प्लांटर्स जो थे, इंडिगो का जो दाम था वो गिर गया था, और दाम गिरने की वजह से उसकी जो बिक्री थी वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो अब उनको ये लगा कि हमें चीनी में, शुगर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लंदन मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो भी कम कर दी गई थी। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड वॉज गिवन टू यूरोपियन स्पेक्यूलेटर्स हु बिगेन सेटिंग अप शुगर प्लांटेशंस इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें जो है वो यूरोपियन प्लांटर्स को दे दी गई सरकार द्वारा, और उन्होंने ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में कई शुगर प्लांटेशंस जो है वो इस्टेब्लिश की। द लोकल पीजेंट्स हैड लॉन्ग टू प्रोड्यूस गुड फॉर लोकल कंजम्पशन एंड सेल टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट दे वर नाउ फोर्स्ड टू प्रोड्यूस अ थिकन शुगर केन जूस कॉल्ड रूट्स फॉर डिलीवरी टू द प्लांटर्स हु प्रोसेस्ड इट इनटू शुगर। तो हम लोग के यहाँ बहुत पहले जमाने से हमारे किसान जो है वो गन्ने के जूस से गुड़ बनाते थे, ये बहुत पहले से इंडिया के अंदर चले आ रहा है, और इसका लोकल कंजम्पशन ही होता था, यानी जहाँ पे बनता था वहाँ के लोकल लोग उसको कंज्यूम कर लेते थे, या फिर अगल बगल में इंडिया में ही उसकी सेल जो है वो होती थी। लेकिन अब क्या होने लगा कि जो भी ये शुगर केन कल्टीवेटर्स थे उनको ब्रिटिश प्लांटर्स जो है फोर्स करते थे कि जो भी शुगर केन जूस निकले, जिसको कि रूट्स कहते हैं, जो शुगर केन का जूस होता है, जो गन्ने का रस होता है, उसको रूट्स कहते हैं। तो ये जो रूट्स है वो प्लांटर्स तक पहुंचा दिया जाए, और फिर वो आगे उसकी प्रोसेसिंग करके उससे चीनी बनाते थे। द पीजेंट्स वर देन फोर्स्ड टू डिलीवर द क्रॉप टू द फैक्ट्री एट अ लो फिक्स प्राइस। तो जूस के लिए तो फोर्स किया जाता ही था,
उसके साथ बहुत कम दाम में उसका जूस का जो रेट था वो तय कर दिया गया था। जैसे कि इंडिगो का प्राइस भी बहुत लो फिक्स किया गया, इसी तरह शुगर केन का भी जो जूस था उसका भी जो प्राइस था वो बहुत कम फिक्स किया गया। Plight of the peasants. Apart from high tax slabs, agriculture in India was exposed to many hazards like drought and flood which could destroy the crops and ruin the farmers. तो प्लाइट्स मतलब क्या होता है? फार्मर्स का जो भी दुख, जो तकलीफ थी, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हाई टैक्स ही जो यूरोपियन गवर्नमेंट द्वारा इन इन फार्मर्स के ऊपर लागू किया गया था, सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं थी। भारत देश में अगर कृषि के ऊपर देखा जाए तो बहुत सारे तकलीफ हैं, जैसे कि कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, जो कि पूरे के पूरे फसल को और किसानों को बर्बाद कर देती है। बट विथ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अ न्यू सेट ऑफ डेंजर्स अपीयर्ड। तो अभी तक तो नेचुरल कैलेमिटीज से किसान और फसल ही बर्बाद हो रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर के कॉमर्शियलाइजेशन होने की वजह से और नए नए खतरे जो है वो उत्पन्न हो गए। इफ देयर वॉज अ फॉल इन प्रोडक्शन और क्रॉप फेलियर, द पीजेंट्स वर इन डेंजर ऑफ लूजिंग देयर लैंड। अगर जो क्रॉप है उसका उतना अप्रोप्रिएट अमाउंट में वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, या फिर पता चला क्रॉप ही डैमेज हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो अब किसानों के ऊपर ये खतरा आता था कि उनसे उनकी ज़मीन जो है वो छीन ली जाएगी। दे वर फोर्स्ड टू वर्क एज लैंडलेस लेबर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेविंग्स। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू टेक लोन्स एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द मनी लेंडर हु एक्सप्लॉयटेड देम फर्दर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो अब जिनकी ज़मीन छिन जाती थी उनको ज़बरदस्ती उनसे मजदूरी कराई जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा अगर उनके पास कोई भी बचत नहीं होती थी तो वो ऐसे किसान क्या करते थे, जो भी सूदखोर होते थे उनसे बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे उनको पैसा उधार लेना पड़ता था, क्योंकि अपनी भी ज़रूरतें होती इंसान की, खाना है, कपड़े हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसको पूरी करने के लिए वो क्या करते थे, लोन लेते थे। और ये जो लोन का जो ब्याज होता था, जब ये सूदखोर उनसे वसूलते थे तो और ज़्यादा जितना उनको दुख तकलीफ था उसके दुख तकलीफ में ये बहुत ज़्यादा ही इजाफा ही कर देते थे, क्योंकि पता चला उनके पास सूद के पैसे नहीं है तो उनके घर से कोई सामान उठा लिया, कुछ भी उनको मारा पीटा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट किया जाता था ऐसे लोगों को। द कॉमर्शियल क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया प्राइमरली मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो जो भी इंडिया के अंदर कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो इंडियन फार्मर्स के किसी तरह से भी उनको ही बेनिफिट पहुंचा रहे थे। बेनिफिट पहुंचा रहे थे किसको, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेके जाते थे। तो जो भी ये रॉ मटेरियल्स था जो ब्रिटिश लोग थे वो कहाँ से ले जाते थे, इंडिया से, और वहाँ पे उससे गुड्स प्रिपेयर करके और वापस से कहाँ बेचते थे, इंडियन मार्केट्स में, ठीक है। Thus the British industries prospered at the cost of Indian industries, but the benefits of commercialization of agriculture did not reach the Indian farmers. तो यहाँ का रॉ मटेरियल्स यूज़ करते थे और बेनिफिट किसको हो रहा था, प्रोग्रेस कौन कर रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, और किसके मूल्य पर, इंडियन इंडस्ट्रीज के बर्बादी के मूल्य पर। और जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो रहा था उसका फ़ायदा कर तो मेहनत सारी इंडियन फार्मर्स रहे थे, फ़ायदा किसको हो रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्री को। सफ़र कौन कर रहा था, इंडियन फार्मर्स, और इस फ़ायदे का कोई भी हिस्सा उन तक नहीं पहुंच रहा था। पीजेंट रिवोल्ट्स, द एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरीज बाय द ब्रिटिश, देयर सिविल, जुडिशरी एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर्टिकुलरली ऑफ द रूरल एरियाज क्रिएटेड वाइडस्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द कल्टिवेटर्स। तो एनेक्सेशन मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती अगर हम किसी के राज्य को कैप्चर कर लेते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया, और उनके सिविल लॉज, जुडिशियरी, उनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनका तरीका होता था, इकोनॉमिकली वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे इंडियंस को, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत जितने भी किसान थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही असंतुष्टि उत्पन्न हो चुकी थी। A number of peasants
peasant outbreaks and revolts took place in the 19th century, but these revolts were not organized ones. तो कई किसान आंदोलन हुए इस समय जब 19th सेंचुरी में, लेकिन कोई भी रिवोल्ट ऑर्गेनाइज्ड नहीं था. For instances, there had been instances of sporadic resistance in Champaran in northwest Bihar since 1860. There was also strong disturbance in Champaran in 1867 to 1868. तो छोटा मोटा रिवोल्ट हुआ, जैसे चंपारण में हुआ, नॉर्थ वेस्ट बिहार में है चंपारण, 1860 में वहाँ पे हुआ, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक चंपारण के अंदर डिस्टर्बेंस चला, जैसे कि 1867 से लेके 1868 तक. चेंजिंग नेचर ऑफ पीजेंट रिवोल्ट इन द 20th सेंचुरी, यानी कि कैसे जो किसान आंदोलन था, किसान विद्रोह था, 20वीं सदी में आके उसकी प्रकृति कैसे बदल गई. In the 20th century, the movements of the peasants were better organized. They received support from political groups and helped in strengthening the national movement. 20वीं सदी तक आते आते जो किसान आंदोलन था, अब उसको और ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था, जिससे कि उनके मूवमेंट में और मजबूती आ गई. In 1920-21, the peasants opposed the arbitrary rise in revenue imposed by the local zamindars and talukdars in the district of Pratapgarh, Raebareli, Sultanpur and Faizabad districts of उत्तर प्रदेश. तो 1920 से लेके 21 में क्या हुआ कि जो जमींदार थे प्रतापगढ़ के, रायबरेली के, सुल्तानपुर के और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के सारे यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जो भी जमींदार या तालुकदार थे, इन्होंने ज़बरदस्ती जो रेवेन्यू था उसका अमाउंट जो है वो बढ़ा के किसानों के ऊपर लागू कर दिया. तो किसानों ने इसका विरोध किया. Several local associations took up their cause. In 1920, the Audh Kisan Sabha was formed under the leadership of Jawaharlal Nehru and local leader Ramchandra to protect the right of the peasants. तो और भी जो भी किसान समूह थे उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और 1920 में एक सभा ऑर्गेनाइज की गई, इस औध किसान सभा. इसके जो लीडर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और एक लोकल किसान नेता थे रामचंद्र, जिन्होंने किसानों के अधिकार के लिए फिर लड़ाई की. द पीजेंट्स इन तंजौर रेजिस्टेड द राइज इन रेवेन्यू इन 1923 to 24 विद सम सक्सेस. तो तंजौर मतलब कि साउथ के तरफ एक जगह है, और वहाँ पे भी क्या हुआ, जो किसान थे उन्होंने रेवेन्यू बढ़ने के विरोध में एक मूवमेंट किया और उनको कुछ सक्सेस भी मिली. ये मूवमेंट जो है 1923 to 24 के बीच में चली. The peasants, in coastal Andhra, N.G. Ranga founded the first Ryots Association in 1923, and in 1927 a powerful Kisan movement took place in the Krishna Godavari Delta under the leadership of T. Prakasham and Konda Venkatapayya. तो आंध्र प्रदेश में N.G. रंगा ने पहला किसान एसोसिएशन बनाया 1923 में, ठीक है, और 1927 में एक बहुत तगड़ा किसान आंदोलन हुआ कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, जिसके लीडर थे टी प्रकाशम और कोंडा वेंकटपैया. इन उत्तर प्रदेश द किसान मूवमेंट फाइनली रिजल्टेड इन द डिमांड फॉर एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम. तो उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हो रहा था उसमें मांग क्या की गई कि जमींदारी सिस्टम को खत्म किया जाए. In Bihar, the Bihar Provincial Kisan Sabha was established by Swami Sahajanand in 1929. तो बिहार प्रांत में क्या था, किसान सभा का आयोजन किसने किया, स्वामी सहजानंद 1929 के अंदर. The No Revenue campaign under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel against the revenue hike of 22% by the Bombay government in Bardoli in 1927 became an all India issue and the government was finally forced to abandon temporarily the revenue revision. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किसान मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उनके अंडर में क्या हुआ, जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी बरडोली में 1927 में, उसने रेवेन्यू का अमाउंट 22% बढ़ा दिया. तो धीरे धीरे क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता इस आंदोलन से जुड़े थे, ये एक ऑल इंडिया इशू बन गया और सरकार को झुकना पड़ा और उसने कुछ समय के लिए इस रेवेन्यू के रिवीजन को
खत्म कर दिया, कुछ समय के लिए टेम्परेरी किया गया था। In Kheda too, the revenue remained more or less the same as it was in 1890 because of the determined resistance of the peasant against its right. तो खेड़ा में भी किसान आंदोलन हुआ और रेवेन्यू जो 1890 में जो फिक्स किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो मोर और लेस उतना ही था, क्योंकि वहाँ के जो किसान थे लगातार रेवेन्यू के इंक्रीज का विरोध कर रहे थे। लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय द किसान सभास। Kisan Sabhas were organized in every province in the 1930s. Most of them owned allegiance to All India Congress though some of them developed links with other political parties. तो 1930 से लेकर यानी 1930s में हर प्रोविंस में किसान सभा की जाने लगी और ज़्यादातर इनका जो अलाइनमेंट होता था वो ऑल इंडिया कांग्रेस से होता था, लेकिन कुछ ऐसे किसान आंदोलन थे जो कि अलग और सभा थे जो कि अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी लिंकअप कर लिए थे। These किसान सभाज in general supported the cause of the peasants, held mass meetings and peasant marches to fight against gross injustices of the जमींदार्स। तो किसान सभा का उद्देश्य क्या था कि ये किसानों के हित में ये लोग काम करते थे। मास मीटिंग्स की जाती थी, मास मतलब जहाँ ज़्यादा नंबर में लोग इकट्ठा होके और मीटिंग करें, और ये किसान जो है वो मार्च करते थे। मार्च मतलब कि पैदल चलते थे इन जो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे जमींदार के द्वारा, उनके विरोध में। जमींदार सूदखोर हो गए, सरकार हो गई, इन सब के विरोध में ये मार्च किए जाते थे। ग्रेजुअली द पीजेंट मूवमेंट्स वर एब्जॉर्ब्ड इन द नेशनल मूवमेंट एंड मोस्ट ऑफ दीज सभास चोज टू सपोर्ट द कांग्रेस फॉर गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रीएड्रेस्ड। तो धीरे धीरे ये किसान आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में मिल गया, यानी कि जैसे उस समय इंडिया के अंदर आज़ादी की भी मांग चल रही थी, तो किसान आंदोलन अब राष्ट्रीय आंदोलन में मिल गया, स्वतंत्रता आंदोलन का एक पार्ट बन गया। और ज़्यादातर जो ये किसान सभा थे ये कांग्रेस से मिल गए, ताकि कांग्रेस ही उस समय एक बहुत ही मेजॉरिटी की नेशनल पार्टी थी इंडिया में, और वो कांग्रेस से मिल गए ताकि उनके जो भी दुख तकलीफ हैं, जो भी सफरिंग्स हैं, कांग्रेस जो है वो उनका हल करेगी। In the later phase of the freedom movement, the peasant movement merged with the national movement and mostly became non-violent under the leadership of महात्मा गांधी। यानी कि धीरे धीरे जब आज़ादी की जो मांग है वो भारत देश में बढ़ने लगी, तो किसान आंदोलन भी किस में मिल गए, स्वतंत्रता संग्राम में। और पहले ये हिंसक आंदोलन हुआ करते थे, लेकिन जैसे इन आंदोलनों की जो नेतृत्व था वो महात्मा गांधी के अंदर आया, ये सारे के सारे जो आंदोलन थे वो धीरे धीरे अहिंसावादी हो गए। इम्पैक्ट ऑफ द कोलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी। एग्रेरियन पॉलिसी यानी वो पॉलिसी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। तो कोलोनियल क्यों लिखा गया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको बनाया है। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव agrarian policies and land laws introduced by the British could be seen in the form of many new factors in the Indian society। तो जो ब्रिटिशर्स की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज थी वो कैसी थी, एक्सप्लॉयटेटिव थी, क्योंकि वो एक्सप्लॉयट ही कर रहे थे इंडियन फार्मर्स को, नए नए लैंड लॉज इंट्रोड्यूस कर दे रहे थे। और इससे क्या हुआ, भारतीय समाज में कुछ नए फैक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए। लैंड बिकेम अ सेलेबल प्रॉपर्टी, यानी पहले लोग जमीन को बेचते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे लैंड भी क्या हो गई, एक सेलेबल प्रॉपर्टी बन गई। सेलेबल मतलब कि जिसको बेचा जा सके। द सिस्टम ऑफ पेइंग रेवेन्यू विद इन द स्पेसिफाइड टाइम कंपेल्ड मैनी स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंड होल्डर्स टू मॉर्टगेज और डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। यानी उनको रेवेन्यू तो देना ही है, कर देना ही है, लगान जो भी आप बोलना चाहें उनको देना ही है, और उसका एक टाइम होता था पे करने का। जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, टैक्स पे करने का एक टाइम होता है, तो उसी तरह किसानों से भी रेवेन्यू लेने का एक टाइम होता था। तो इसकी वजह से किसान मजबूर हो गए क्या करने के लिए, जमीन को गिरवी रखने के लिए। गिरवी मतलब कि जहाँ पे ये होता है कि आप कोई अपना सामान देते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिल जाए। जब आप पैसा दे देंगे तो वो चीज़ वापस से आपकी हो जाएगी। तो मोर्टगेज करने का मतलब यही होता है। या फिर कई बार मजबूरी में ज़मीन को बेचना भी पड़ जाता था। Whenever the peasants failed to pay land revenue, the government put up their land for sale to collect the arrears of the revenue। अगर कोई किसान रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है तो गवर्नमेंट तुरंत उनसे ज़मीन लेके और उसको बेचने के लिए
कर देती थी ताकि बेच के जो भी उसका रेवेन्यू है वो ले लेती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन सच अ केस ही लॉस हिज लैंड एंड टर्न इनटू अ लैंडलेस लेबर। अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो नुकसान किसका है? किसान का, क्योंकि वो क्या बहुत आता था? लैंडलेस लेबर। अभी तक वो लैंड का ओनर था लेकिन अब उसको मजबूरी में क्या करना पड़ता था? लेबर बनना पड़ता था। लैंडलेस मतलब कि उसके जो जमीन थी उससे छिन गई थी। द पॉलिसीज फॉलोड बाय द ब्रिटिश ओनली लेड टू द इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। यानी कि ये सब जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, एग्रेरियन पॉलिसीज, इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे थे, सबसे ज्यादा जिसका नुकसान हो रहा था वो थे किसान। द बेनिफिट्स ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन वर रीप्ड बाय द ब्रिटिश वाइल द इंडियन पीजेंट्स सफर्ड। तो कॉमर्शियलाइजेशन का जो फायदा था, जो सुख था, रीप्ड मतलब क्या होता है? जैसे हम फसल बोते हैं ना तो फसल का फायदा होता है, उसी तरह कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बो कौन रहे थे? उसके मेन सोर्स कौन थे? इंडियन फार्मर्स। लेकिन उसका फसल का आनंद कौन ले रहा था? यूरोपियन इंडस्ट्रीज वाले। और सफर कौन कर रहा था? हमारे देश के किसान। दिस ऑपरेसिव सिस्टम कंटिन्यूड ऑलमोस्ट टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये जो दमनकारी जो शासन था ब्रिटिशर्स का, और उनके जो तरीके थे फार्मर्स को या और लोगों को परेशान करने के, ये उनके राज खत्म होने तक ये चला। टुडेज होमवर्क विल बी कंप्लीशन ऑफ दिस पिक्चर अप्लाइड। ये बुक के अंदर करना है। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम सब भेज दिया है। आप लोग कंप्लीट करके 2 दिन के अंदर मुझे उसकी पिक्चर्स भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।